एपिसोड 151 टू 156। विवेक अचंभित रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि डीटन इतना क्रोधित हो जाएगा। उसने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। एक अनुभवी सैनिक होने के नाते, विवेक को यह अच्छी तरह पता था कि कुछ तो होना ही था। क्या ऐसा हो सकता है कि जिस युवक को गिरफ्तार किया गया था, उसका इतिहास भयावह था? डायरेक्टर वैड, क्या हुआ? विवेक ने खुद को संभाला। डीटन ने उसे घूर कर देखा और ठंडे स्वर में कहा, तुमने मुझसे पूछने की हिम्मत की? तुमने क्या बेवकूफ़ी की है? वह आदमी कहाँ है? मुझे अभी उसके पास ले चलो। विवेक फुलर अभी भी वर्तमान स्थिति से अनभिज्ञ थे। वह कई वर्षों तक पुलिस बल में काम कर चुका था, लेकिन फिर भी वह बहुत अज्ञानी था। विवेक को पता था कि डीटन बहुत गुस्से में है, और वह देर नहीं कर सकता था। इसलिए, वह डीटन को पूछताछ कक्ष में ले गया। इस समय अर्जुन कमरे में आंखें बंद करके शांति से आराम कर रहा था। वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। स्वाभाविक रूप से, कोई ना कोई तो उनका रिश्ता कायम ही रहता है। उसे बस शांति की प्रतीक्षा करनी थी। हालांकि, अर्जुन एक बात पर विचार कर रहा था, और उसने कहा कि उसे रोहन कुकरेजा के साथ व्यवहार कैसे करना चाहिए। किसी ने यह नहीं बताया कि यह किसका काम था, लेकिन अर्जुन को पूरा यकीन था कि जाल रोहन ने ही बेकार किया था। अर्जुन को यह उम्मीद नहीं थी कि उनका भाईचारा ऐसे क्षण में टूट जाएगा। देखने की जरूरत नहीं कि दरवाजा जल्दी ही खुले और दो आदमी अंदर आ जाएं। सामने वाला व्यक्तित्व के रूप में विवेक था, जबकि पीछे वाला था डीटन। जब डीटन की नजर अंदर बंद अर्जुन पर पड़ी तो वह हैरान रह गए। ऐसे ही एक युवक ने 3 बड़ी फिल्मों में लॉन्च किया था, मौका मंच दी थी, फिर भी उसे कम करके नहीं आ सकता था। मिस्टर कपूर, मुझसे खेद है। मामला स्पष्ट हो गया है। ये वास्तव में एक सिद्धांत है। अब आप जा सकते हैं, डीटन ने जिज्ञासापूर्वक कहा। विवेक शॉक ने कहा, निर्देशक वैड ने कुछ बच्चों और मेरे केस को स्पष्ट कर दिया। उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया गया। हम उन्हें कैसे दे सकते हैं? अगर अर्जुन को रिहा कर दिया गया तो विवेक के लिए खुद को समझना मुश्किल हो जाएगा। फिर भी, डीटन ने केवल विवेक को गौर से देखा, अपना फोन आउट किया, उसे उसकी ओर से भेजा, और हमने तोड़ मरोड़ कर कहा, खुद देखो और मुझे बताओ कि वह क्या किराए पर ले सकता है या नहीं। इस बार डीटन को क्रोधित किया गया था। विवेक ने बिना किसी गहन जांच के किसी को अंधाधुंध तरीके से गिरफ्तार किया था। स्वाभाविक रूप से, ये गद्दारी से ही एक गलती शुरू हुई थी। फिर भी, विवेक ने अभी भी इसे स्वीकार नहीं करना चाहा। साक्ष्य पहले ही डीटन के मोबाइल फोन पर नीचे दिए गए थे। यह विवेक के चेहरे पर एक तमाचा था। विवेक घबरा गया। उसने वीडियो चालू किया और देखा कि पिछले मित्र की बातचीत कर रहे थे, और प्रेमी से बता रहे थे कि उसने अर्जुन को कैसे फंसाया था। विवेक अचंभित था। उसे पता चला कि उसने गलत व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी। विवेक खुराना, मैं आपसे फिर पूछता हूं, हम उसे अब क्या दे सकते हैं? डीटन ने चिल्लाकर कहा। विवेक का चेहरा लाल हो गया था। उसकी प्यारी से ठंडी चटनी आ रही थी, और उसने जवाब दिया, हाँ, हम कर सकते हैं। डीटन ने नाक सिकोड़ी। फिर उसने अर्जुन की ओर मुखातिब हुआ। मिस्टर कपूर, मुझसे बहुत खेद है। ब्यूरो की ओर से, मैं आपसे ईमानदारी से माफी मांगता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको इस मामले से कोई आपत्ति नहीं होगी। हमने इस मामले से सबक लिया है, और वादा किया है कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। अर्जुन ने अब तक एक शब्द भी नहीं कहा था। उन्होंने विवेक की ओर से यूनिवर्सल यूनिटी से देखा और फिर डीटन की ओर से शांति से मुस्कुराया। कोई बात नहीं, ये बस एक छोटी सी कहानी है। मुझ पर तुम भरोसा करते हो? साक्षात्कार में शामिल चेहरे के साथ, डीटन अर्जुन को व्यक्तिगत रूप से पूछताछ कक्ष से बाहर ले जाया गया। विवेक खुराना, आपको 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। मुझे पूरी निरीक्षण रिपोर्ट लिखनी है। जाने से पहले डीटन ने विवेक को छोड़ दिया और कहा कि वह अपनी हिस्सेदारी स्वीकार कर सकता है। दोनों के चले जाने के बाद, विवेक ने रोहन को फोन किया, और स्तब्ध होकर कहा, रोहन कुकरेजा, उस व्यक्ति को रिहा कर दिया गया है। क्या तुम्हें पता है कि तुमने मुझे क्या परेशानी दी है? कल, मेरी पत्नी तुम्हें चाबियां लौटा देगी। ऐसे मामलों के लिए मुझे फिर से फोन मत करना। वह बहुत क्रोधित था। दूसरी तरफ, रोहन आश्चर्यचकित था। उसने ऐसे परिणाम की उम्मीद नहीं की थी।
अभी आधे घंटे से भी कम समय बीता था और उसे रिहा कर दिया गया। कैप्टन खुराना, क्या स्थिति है? उसे ऐसे ही कैसे रिहा किया जा सकता है? रोहन हैरान था। इस समय रोहन अपने विला में था। अर्जुन के साथ क्या हुआ था? उसे ऐसे ही क्यों रिहा किया जा रहा था? तुमने मुझसे पूछने की हिम्मत की? क्या तुम जानते हो कि तुमने किससे पंगा लिया है? डायरेक्टर वैद यहाँ आए और उसे व्यक्तिगत रूप से रिहा किया। जिन लोगों को तुमने पाया कि उन्होंने छल कपट का सहारा लिया, यह अच्छी बात है कि मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी तुम मुझसे ऐसा कुछ पूछने की हिम्मत कर रहे हो। विवेक क्रोधित हो गया। रोहन के तरीके बहुत गंदे थे। निर्देशक वैड ने उसे व्यक्तिगत रूप से रिहा किया। रोहन को डर लगा। अर्जुन के पास ऐसी कौन सा बैकग्राउंड थी कि ब्यूरो के निदेशक को व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करना पड़ा? कैप्टन खुराना, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? रोहन ने बात करना शुरू किया, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही कॉल कट गई। भाड़ में जाओ। रोहन गुस्से में था। उसने अपना फोन नीचे गिरा दिया और लिविंग रूम में इधर उधर घूमने लगा। अर्जुन को रिहा कर दिया गया। अब वह क्या करने जा रहा था? उसकी योजना अभी शुरू भी नहीं हुई थी और वह पहले ही विफल हो गई। उन्होंने दूसरे फोन से अल हॉपर को फोन किया। काफी देर बाद ही कॉल का जवाब मिला। रोहन, क्या तुम्हें आश्चर्य है कि यह मैं हूं? रोहन उस जानी पहचानी आवाज को सुनकर कांप उठा। उसके हाथ पैर ठंडे हो गए और उसके माथे से पसीने की बूंदें बहने लगीं। अर्जुन, तुमने कैसे? रोहन के शब्द उसके गले में अटक गए। यह अली का नंबर था, लेकिन फोन अर्जुन ने उठाया। एक मूर्ख व्यक्ति भी समझ सकता था कि क्या हो रहा है। अली कहाँ है? रोहन ने अपनी उन्मत्त भावनाओं को नियंत्रित किया और पूछा। आपके घर के सामने, अर्जुन ने शांति से कहा। तभी फोन से एक दबी हुई आवाज आई। रोहन चौंक गया। वह सोफे से उठ खड़ा हुआ और खिड़की की तरफ भागा। शीशे से बाहर देखने लगा। हवेली के प्रवेश द्वार के सामने दो काली मर्सिडीज बेंज खड़ी थीं। उनकी टेल लाइटें एक अशुभ लाल चमक में चमक रही थीं। कार के बोनट पर एक आदमी खड़ा था। वह सिगरेट पी रहा था। सिगरेट की लाल चमक से रोहन घबरा गया। अर्जुन, वह इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गया? इससे पहले कि रोहन होश में आ पाता, हवेली का दरवाजा जोर से खोला गया। टाइगर और उसके 10 आदमी तुरंत अंदर घुस आए। काले कपड़े पहने लोगों ने तुरंत लिविंग रूम को घेर लिया। एक और जोरदार धमाका। टाइगर ने अली को लात मारकर सोफे के सामने गिरा दिया। उसके मुंह पर हरे रंग का टेप चिपका हुआ था। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठा था और उसका चेहरा चोटिल और सूजा हुआ था। वह बहुत ही दयनीय लग रहा था। सबक कुछ बहुत तेजी से हुआ। रोहन को यह समझने का भी समय नहीं मिला कि क्या हो रहा है। कबीर दरवाजे से अंदर आया। अर्जुन धीरे धीरे उसके पीछे आया और अपनी सिगरेट की बट फर्श पर फेंक दी। उसने अपने पैर से सिगरेट बुझाई और अंदर चला गया। उसने कमरे में मौजूद सभी लोगों को नजरअंदाज किया और सीधे सोफे पर जाकर बैठ गया। फिर उसने हवेली के चारों ओर नजर घुमाई। अर्जुन ने शांति से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं 3 साल बाद आपके घर आऊंगा। रोहन पसीने से लथपथ था। वह अपने सामने का दृश्य देखकर स्तब्ध था। क्या वह भूमिगत राजा थियो नहीं था जो अर्जुन के बगल में सम्मानपूर्वक खड़ा था? क्या हो रहा था? फाड़ना। टाइगर ने अली के मुंह से टेप फाड़ दिया। अली लगातार झुककर माफी मांगने लगा। वह जोर से चिल्लाया, मिस्टर कपूर, कृपया दया करें। कृपया मुझ पर दया करें, मिस्टर कपूर, कृपया मेरे साथ थोड़ी नरमी बरतें, मिस्टर कपूर। मैं गलत था। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। ये सब रोहन का विचार था। उसने ही मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। हर किसी में जीवित रहने की प्रवृत्ति थी। जब रोहन ने ये सुना, तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह दहाड़ता हुआ बोला, बकवास। मैं तुम्हें जानता तक नहीं। मैंने तुम्हें कब आदेश दिया? तुम मेरी निंदा कर रहे हो। रोहन कोई बेवकूफ नहीं था। अर्जुन के अचानक आ जाने से उस पर बहुत दबाव आ गया। खास तौर पर अब जब उसका घर लोगों से भरा हुआ था। उनमें से एक था कबीर, जो अर्जुन के पास खड़ा था। इस आदमी का हर कोई सम्मान करता था, चाहे वह कहीं भी जाता हो। आज वह अर्जुन के बगल में खड़ा होकर बस देखने को तैयार था। ऐसा लग रहा था मानो कबीर अर्जुन के सामने एक छोटा सा पात्र था। वह अहंकार करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इस प्रकार रोहन सावधान था। अर्जुन बहुत तेजी से बदल गया था। ये बहुत अप्रत्याशित था। अली फर्श पर घुटनों के बल बैठा था और रोहन की ओर पूरी ताकत से इशारा कर रहा था।
उसने तुरंत अर्जुन के सामने कबूल कर लिया। रोहन, तुमने मुझे ऐसा करने के लिए 1 लाख रुपये दिए थे। मिस्टर कपूर, आपको मेरी बात पर यकीन करना होगा। उसने मुझे ये आदेश दिए थे। कृपया मुझे जाने दीजिए। मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। अली रोते हुए स्वर में बोल रहा था। वह जमीन पर भारी रूप से झुका हुआ था। इस प्रक्रिया के दौरान उसके माथे पर चोट लग गई थी। वह मरने से डरता था। वे टाइगर और कबीर के बारे में बात कर रहे थे। जब वे पैर पटकते तो उसे नदी में फेंक दिया जाता। अर्जुन ने अपनी नजरें घुमाईं और टाइगर समझ गया कि उसका क्या मतलब है। वह अली को बाहर ले आया। बाहर से भयानक चीखें और विनती की आवाजें आ रही थीं। ये रोहन की रक्षात्मक रेखा पर दस्तक दे रही थी। उसकी आंखें ठंडी हो गईं और माथा ठंडे पसीने से भर गया। वह अपनी वर्तमान स्थिति पर विचार करता रहा। उसने गड़बड़ कर दी। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा। उसने यह बात बहुत दिनों तक छुपा कर रखी थी। अर्जुन, मैं तुम्हें इतना अच्छी तरह नहीं जानता। मुझे नहीं लगता था कि तुम कबीर को जानते होगे, रोहन ने ठंडी हंसी के साथ कहा। इतने सालों में, तुम अपनी पहचान इतनी अच्छी तरह से छिपाते रहे हो। यद्यपि वह घबरा रहा था, फिर भी वह डरा नहीं था। वह कोई आसान लक्ष्य नहीं था। अर्जुन ने शांति से कहा, अपने नजरिए से मुझे मत आंकिए। आप कभी भी मेरी स्थिति का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। सच में, मैं उत्सुक हूं। तुम्हारा स्टेटस कैसे हो सकता है? रोहन ने ठंडी हंसी में मजाक किया। इस समय भी वह दिखावटी व्यवहार कर रहा था। अर्जुन ने सोचा कि वह उससे डर जाएगा क्योंकि वह कबीर को जानता था। उनके पिता जैद सोसाइटी के अध्यक्ष थे। वे उच्च पदों पर बैठे लोगों को भी जानते थे। आप मेरी स्थिति जानना चाहते हैं? अर्जुन ने अचानक पूछा। अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उनमें ठंडक थी। रोहन कांप उठा। उसने महसूस किया कि इस समय अर्जुन एक ऐसी आभा बिखेर रहा था जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। यह अति आत्मविश्वास का माहौल था। अर्जुन, क्या तुम सोचते हो कि तुम इतने सक्षम हो क्योंकि तुम कबीर को जानते हो? रोहन ने उपहास किया। उसने खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया। यह जरूर झूठ होगा। अर्जुन जैसा काया अचानक इतना ताकतवर कैसे हो गया? रोहन के पास उसका पिता था। उसके पिता लोगों को जानते थे। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि अर्जुन उसके साथ क्या करेगा। हालांकि, अगले ही पल अर्जुन ने शांति से कहा, रोहन, मैं तुम्हें निशाना नहीं बना रहा हूं। लेकिन तुम हमेशा मुझे निशाना बनाते हो। मुझे पता है कि आज रात जो कुछ हुआ उसके पीछे तुम ही हो। अगर मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा, तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा और मैं व्यान का सामना नहीं कर पाऊंगा। जहां तक रोहन का प्रश्न है, अर्जुन के दिल में अभी भी कुछ उदासी थी। मित्र शब्द उसके लिए विदेशी हो गया था। रोहन दंग रह गया। उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली और ठंडी हंसी में बोला, अर्जुन, मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे साथ कुछ कर पाओगे। हालांकि, जब उसने ये कहना समाप्त किया, तो अर्जुन ने उसके सामने सोफे पर शांति से कहा, तुम्हारे इतने अहंकारी होने का कारण तुम्हारे पिता के संबंध और शक्ति है, और अब, मैं उन्हें तुम्हारे सामने नष्ट करने जा रहा हूं। उसके इतना कहने के बाद, अर्जुन ने अपना फोन निकाला और जॉर्ज के नंबर पर कॉल किया। करो। ठीक है, यंग मास्टर। मैंने पहले ही ऑर्डर दे दिया है। जॉर्ज ने फोन पर जवाब दिया। अंततः बात यहीं तक आ पहुंची। अर्जुन को इसका अफसोस नहीं होगा, क्योंकि वह किसी को भी अनिका को चोट पहुंचाने की इजाजत नहीं देगा। रोहन ने आज रात यह व्यवस्था इसलिए की थी ताकि इस अवसर का उपयोग करके वह व्यान को प्राप्त कर सके। इसलिए, जो कुछ उसके साथ हुआ, वह उसका हकदार था। रोहन ने जब ये देखा तो वह पागलों की तरह हंसने लगा। उसने अर्जुन की ओर इशारा करते हुए कहा, अर्जुन, क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पिता एक फोन कॉल के कारण बर्बाद हो जाएंगे? सपने देखना बंद करो। मेरे पिता जैद सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। क्या तुम जानते हो कि वह कितने शक्तिशाली हैं? उन्हें मेयर सैंडर्स और राज्य द्वारा नियुक्त किया गया था। अर्जुन रोहन के उपहास और व्यंग्य के प्रति उदासीन था। वह बस उसे शांति से देख रहा था। रोहन बहुत आश्वस्त था। 1 मिनट से भी कम समय की पागलों जैसी हंसी के बाद, रोहन का फोन बज उठा। उसने कॉलर आईडी देखी तो पता चला कि वह उसके पिता की थी। रोहन ठंडी हंसी हंसा। वह खुश था और उसने फोन हिलाया। उसने कहा, देखो, इसे देखो, यह मेरे पिता का है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि तुमने उन्हें नष्ट कर दिया है या नहीं।
उसने फोन उठाया और ऊंची आवाज में पूछा, पिताजी कैसा चल रहा है? रोहन, क्या तुमने किसी को नाराज किया? तुमने किसे नाराज किया? फोन से एक तेज आवाज आई, जो इतनी तेज थी कि रोहन के दिमाग में हलचल मच गई। क्या हो रहा था? रोहन चौंक गया। उसने अचानक हंसना बंद कर दिया। उसकी कनपटियों से ठंडा पसीना बहने लगा। उसे इस बात का बुरा लग रहा था। पिताजी, आपका क्या मतलब है? रोहन ने असमंजस में पूछा। उसकी नजरें झिझकते हुए अर्जुन पर टिक गईं। शहर ने अभी घोषणा की है कि जैद सोसाइटी को भंग कर दिया जाएगा। मुझे अध्यक्ष पद से बर्खास्त कर दिया गया है। रॉबर्ट कुकरेजा ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। हमारी सभी 7 जैद दुकानों की जांच की जाएगी। हमारी संपत्ति भी जब्त कर ली गई है। तुमने किसको नाराज किया? क्या तुम्हें पता है कि म्यांमार के उन जैद व्यापारियों ने मुझे कितनी बार फोन किया है? तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। कुकरेजा अब तुम्हारे कारण बर्बाद हो गए हैं। तुम कमीने, तुम बेवफा बच्चे हो। इस समय रोहन के दिल में तूफान चल रहा था। उनके पिता को नौकरी से निकाल दिया गया और उनकी 7 जैद दुकानों की जांच की जा रही थी। सभी 7 दुकानें, कुकरेजा की सारी संपत्ति और पूंजी श्रृंखला फ्रीज कर दी गई थी। इसका मतलब ये था कि कुकरेजा परिवार दिवालिया हो चुका था। यदि ऐसा था तो कुकरेजा परिवार पर 3 अरब डॉलर का कर्ज था। यह क्या था? ये भयानक था। पिताजी, बिल्कुल नहीं। ये कैसे संभव है? रोहन ने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। हालांकि, वह पहले से ही पसीने से लथपथ था। और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह बादलों पर चल रहा हो। वह सोफे पर गिर पड़ा और उसकी आंखें बेजान हो गईं। तुम्हारे पास अभी भी मुझसे पूछने की हिम्मत है? कमीने, उन्होंने कहा कि तुम ही इसके कारण हो। उन्होंने तुम्हारा नाम लिया, मिस्टर कुकरेजा ने फोन पर चिल्लाते हुए कहा। अचानक, दरवाजा टूटने की आवाज आई। रॉबर्ट कुकरेजा, आप लाभों के हस्तांतरण और सत्ता के दुरुपयोग में शामिल रहे हैं। अब आप गिरफ्तार हैं। कृपया हमारे साथ आइए। रोहन ने यह बात साफ साफ सुनी। फिर, रॉबर्ट ने फोन पर अनिच्छा से दहाड़ते हुए कहा, बेवकूफ बेटा। पिताजी, रोहन पागल हो गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और फोन अचानक कट गया। उसे लगा जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी उसके शरीर से बाहर निकल गई हो। वह सोफे पर निढाल होकर गिर पड़ा। सब कुछ चला गया। रोहन का समर्थन एक ही रात में समाप्त हो गया। वह 100 जेड व्यापारियों से अपना पैसा वापस मांगने जा रहा था। साथ ही, उन बर्मी जेड व्यापारियों में से कौन सा साफ सुथरा था? वे कमोबेश भूमिगत समाजों से जुड़े हुए थे। रोहन आतंकित था। उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। उसकी जिंदगी कभी भी खत्म हो सकती थी। ये बहुत क्रूर था। अर्जुन बहुत क्रूर था। उन्होंने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। इस समय, अर्जुन शांत होकर उठ खड़ा हुआ और उसने साफ साफ कहा, रोहन, तुमने यह अपने आप किया है। यह मेरी ओर से तुम्हें एक सबक है। मुझे उम्मीद है कि तुम भविष्य में सुधर जाओगे। इतना कहने के बाद वह जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। पलक झपकते ही सभी लोग चले गए। रोहन सोफे पर बेजान होकर अकेला बैठा था। वह टूट गया और बेकाबू होकर हंसने लगा। फिर, वह रोने लगा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह, रोहन कुकरेजा, अर्जुन कपूर से हार जाएंगे। उसे तो ये भी नहीं पता था कि अर्जुन ने ये सब कैसे किया। ये तो बस एक फोन कॉल था। एक फोन कॉल। वह बहुत डरावना था। अर्जुन भयानक था। अर्जुन की बात पर वापस आते हैं। रोहन की हवेली से बाहर निकलने के बाद, वह कबीर की कार में सवार होकर जॉर्ज के घर चला गया। बूढ़े जॉर्ज, बहुत देर हो गई है। तुम यहाँ क्यों हो? अर्जुन मुलायम सोफे पर बैठ गया और अपनी वाइन का आनंद लेने लगा। जॉर्ज सम्मानपूर्वक अर्जुन के सामने गया और झुककर प्रणाम किया। उसने कहा, यंग मास्टर, मुझे खेद है। मेरी गलतियों के कारण आपको अन्याय सहना पड़ा है। अर्जुन ने उदासीनता से उत्तर दिया, बूढ़े जॉर्ज, ऐसा मत करो। ये कुछ भी नहीं है। मुझे बताओ, क्या बात है? तुम मुझे देखने के लिए इतने उत्सुक क्यों हो? जॉर्ज ने कुछ देर सोचा और सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, यंग मास्टर, मिस समरसेट कुछ ही दिनों में इस शहर में आ रही हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन का वाइन ग्लास हवा में लटका हुआ था। काफी देर बाद, उसने उसे संगमरमर की कॉफी टेबल पर रख दिया, जिस पर सोने की परत लगी हुई थी। उसका चेहरा उदास लग रहा था। उसकी आंखें बेजान लग रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो। काफी देर बाद अर्जुन ने अपनी भौं को थोड़ा ऊपर उठाते हुए पूछा, वह यहाँ क्यों आ रही है?
क्लो सोमरसेट एक प्रतिभाशाली महिला थी। वह एक गर्वित महिला भी थी और उनके अपने मजबूत विचार थे। वह अर्जुन की बचपन की प्रेमिका थी। वह हंस सोमरसेट की सबसे छोटी बेटी थी। राजधानी शहर में सोमरसेट परिवार काफी मशहूर था। हंस सोमरसेट की तीसरी पीढ़ी के थे, जिससे क्लो परिवार की तीसरी युवा महिला बन गई। वह परिवार में सबसे लाडली बच्ची थी, जिसका मतलब था कि उसे बहुत लाड प्यार दिया जाता था। यंग मास्टर, मिस समरसेट को अभी भी आपसे नाराजगी है कि आप सगाई की पार्टी में बिना कुछ कहे चले गए थे। शायद वह रिवरडेल में आपसे स्पष्टीकरण मांगने आई थी। जॉर्ज ने आंखें मूंद लीं। वह सब कुछ समझ सकता था, लेकिन उसने वास्तविक तथ्य बताने से इनकार कर दिया। वह एक धूर्त बूढ़ा लोमड़ी था। यंग मास्टर उस समय एक प्लेबॉय था। वह बहुत सारे खोए हुए प्यार के लिए जिम्मेदार था। ऐसा लग रहा था मानो मिस समरसेट ही वह थीं, जिन्होंने उस समय उनके प्यार के सारे कर्ज को चुकाने में उनकी मदद की थी। उसने ये कैसे किया? पैसे से। हालांकि यंग स्वामी बिना कुछ कहे चले गए और इससे क्लो को बहुत दुख पहुंचा। इस बार उसका इस शहर में आने का कारण शायद इतना सरल नहीं है। अर्जुन नाराज था। उसे क्लो के प्रति बहुत पछतावा था। मुझे समझ आ गया। तुम्हें ये बात गुप्त रखनी होगी, खास तौर पर अविका से, ठीक है? अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। उसके दिल में तरह तरह की भावनाएं थीं। यदि अविका को पता चले कि अर्जुन की मंगेतर है तो उसे कैसा लगेगा? क्या वह तलाक मांगेगी? निश्चित रूप से। उसे यह बात विनन से छिपानी पड़ी। भले ही उसे यह बात समझानी पड़े, लेकिन उसे ऐसा करने के लिए एक अच्छा अवसर ढूंढना होगा। अब उसका यहाँ और बैठने का मन नहीं था। वह उठकर चला गया। उसका चेहरा उदास था। जॉर्ज ने अर्जुन को स्वयं ओल्ड जॉन्स्टन मैनर तक पहुंचाया। यंग मास्टर, मुझे अब जाना चाहिए, जॉर्ज ने आदरपूर्वक कहा और बेंटले में बैठने वाला था। हालांकि अर्जुन ने कहा, बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें अंदर आना चाहिए। जॉर्ज दंग रह गया। उसने उत्सुकता से पूछा, क्या ये ठीक है, यंग मास्टर? कोई बात नहीं। कोई भी तुम्हें नहीं जानता। इसके अलावा, मुझे इस बात का स्पष्टीकरण ढूंढना चाहिए कि मैं क्यों बाहर आया। जहां तक कारण की बात है, तो कृपया खुद ही कोई कारण बताएं, अर्जुन ने कहा। ऐसा कहने के बाद, वह जॉर्ज को ओल्ड जॉन्स्टन मैनर में ले गया। जॉर्ज ने असहाय होकर आह भरी। वह कभी नहीं समझ पाया कि उसके यंग मास्टर क्या सोच रहे थे। उसने अपने अधीनस्थों से कहा कि वे अर्जुन का पीछा करने से पहले कार को किसी दूसरी गली में ले जाएं। इस समय ओल्ड शर्मा मैनर में अविका बेकाबू होकर रो रही थी। उसकी आंखें लाल थीं। पिताजी, आपको अर्जुन को बचाना होगा। उसे फंसाया गया है। मिस्टर शर्मा सोफे पर बैठे थे, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उनके होंठ फड़क रहे थे। मैं ये कॉल नहीं करूंगा। अर्जुन ने ही यह गड़बड़ी की है, इसलिए उसे ही इसका ध्यान रखना चाहिए। अगर उसे सच में फंसाया गया है, तो स्वाभाविक रूप से उसे छोड़ दिया जाएगा। मिस्टर शर्मा बहुत गुस्से में थे। ये बहुत शर्मनाक था। उनका दामाद ऐसा कैसे कर सकता है? माया जी भी गुस्से में थी। उनका चेहरा शर्म और गुस्से से भरा हुआ था, और वह दहाड़ते हुए बोली, बेकार, समाज का कूड़ा, उसने हमारे परिवार का नाम खराब कर दिया। अविका, मैंने तुमसे कहा था, वह रीढ़विहीन का अच्छा आदमी नहीं है। तुमने मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया और उसके साथ रहने पर जोर दिया। अब देखो क्या हुआ है। तुमने सब कुछ देख लिया है। वह एक बेकार आवारा है जिसका दिल जानवर जैसा है। कल जाकर उससे तलाक ले लो। तुम्हें इस बार यह करना ही होगा। माया जी बहुत गुस्से में थी। उनकी बेटी ने घर आते ही उन्हें इस बारे में बताया था। उस क्षण माया जी का चेहरा उतर गया। उनका दामाद सचमुच उन्हें बहुत शर्मिंदा करने वाला था। अगर यह बात उनके पड़ोसियों के कानों में पड़ गई तो वह कैसे जिएगी। उन्हें इस बात को मजबूती से पकड़ना चाहिए ताकि वह अपनी बेटी को तलाक लेने के लिए मजबूर कर सके। अविका ने अपना चेहरा ढक लिया और रोने लगी। उसके माता पिता ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। उसे क्या करना चाहिए? उसी समय दरवाजे की घंटी बजी। माया जी गुस्से में थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह गर्म स्वभाव की थी। वह चिल्लाई, वह कौन है? तुम मूर्ख, तुम आधी रात को मेरे दरवाजे की घंटी क्यों बजा रहे हो? दरवाजा खुला और देखा कि अर्जुन वहां खड़ा है। माया जी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। फिर उन्होंने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम जेल में नहीं हो? तुम बाहर कैसे आए? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, माँ, मैंने कानून नहीं तोड़ा,
इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने मुझे बाहर जाने दिया। उसी समय अनिका ने अर्जुन की आवाज सुनी और भागकर बाहर आई। उसने तुरंत अर्जुन को गले से लगाया और रोने लगी। अर्जुन ने उसे शांत कराया। अब सब ठीक है, मैं ठीक हूँ, देखो, मैं अब यहाँ हूँ। सभी लोग बैठक कक्ष में एक साथ बैठे थे। माया जी और मिस्टर शर्मा सोफे पर बैठे थे। उनकी आंखें तीखी थीं और वे गुस्से में दिख रहे थे। वे अर्जुन को ऐसे घूर रहे थे जैसे वे उससे पूछताछ करने जा रहे हों। अर्जुन के बगल में एक बूढ़ा आदमी था। वह जॉर्ज था। माया जी जॉर्ज को देखकर झल्ला उठी। अर्जुन, ये बूढ़ा आदमी कौन है? तुम मेरे घर में अजनबियों को कैसे ला सकते हो? माया जी को इस बूढ़े आदमी का पहनावा पसंद नहीं आया। वह बूढ़ा था और सूट पहने हुए था। उसके हाथ में एक काली टोपी भी थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। ये स्पष्ट था कि वह एक सम्माननीय व्यक्ति नहीं थे। कोई आश्चर्य नहीं कि अर्जुन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वह ऐसे लोगों के साथ घूम रहा था। अर्जुन ने शांति से समझाया, माँ, यह मेरा दोस्त है। मैं बाहर निकला इसका कारण वह ही है। अर्जुन ने उन्हें यह नहीं बताया कि वह किस प्रकार का मित्र था। अगर वह उससे कहता कि उसके सामने बैठा आदमी इस शहर का सबसे अमीर आदमी है और वह उसका बटलर है, तो क्या माया जी पागल हो जाएगी? मेरा नाम जॉर्ज थॉमस है। आप दोनों से मिलकर खुशी हुई। जॉर्ज जानता था कि उसके यंग मास्टर की सास बहुत धूर्त थी। वह अनुचित व्यवहार करने और तमाशा खड़ा करने के लिए मशहूर थी। अब जब उन्होंने उसे वास्तविक रूप में देखा तो वह वाकई असाधारण थी। जॉर्ज जॉर्ज थॉमस। आखिरकार अनिका को होश आया। उसने अर्जुन के बगल में बैठे व्यक्ति की ओर देखा और आश्चर्य से कहा, आप वाकई मिस्टर थॉमस हैं। जॉर्ज थॉमस। अनिका, क्या तुम इस बूढ़े आदमी को जानती हो? माया जी ने अपने होंठ आपस में दबा लिए। वह ठंडी हंसी हंसने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी से कह रही हो कि वह उसके चेहरे पर थप्पड़ मारे। माँ, जॉर्ज इस शहर के सबसे अमीर आदमी हैं। अनिका ने उत्साह से कहा। उसका पति जॉर्ज थॉमस को जानता था। इस शहर का सबसे अमीर आदमी। उसके जैसा आदमी। माया जी ने जॉर्ज को घृणा से देखा। उसने घृणा से कहा, अनिका, मजाक करना बंद करो। अर्जुन उसके जैसे अमीर व्यक्ति को कैसे जान सकता है? इसके अलावा, सिर्फ इसलिए कि उसका नाम जॉर्ज थॉमस है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह वही आदमी है जिसके बारे में तुम बात कर रही हो। ये बात समझ में आती थी कि माया जी जॉर्ज को नहीं जानती थी। उसे व्यापार जगत की कोई परवाह नहीं थी। वह सिर्फ छोटी मोटी गपशप में ही व्यस्त रहती थी। इसके अलावा, उनकी नज़र में, अर्जुन जैसा रीढ़विहीन काया ऐसे अमीर आदमी को कैसे जान सकता है? यदि वह सचमुच ऐसे किसी अमीर आदमी को जानता होता, जिसकी हैसियत ऐसी होती, तो वह उनके सामने झुकती और उसे बहुत धन्यवाद देती। माया जी के उपहास से जॉर्ज का चेहरा तमतमा उठा। हालांकि, उन्होंने अपने गुस्से पर काबू पा लिया। अनिका पागल हो गई थी। वह माया जी को देखती रही लेकिन माया जी ने उसे अनदेखा कर दिया। इसके विपरीत, उन्होंने उस पर और भी भद्दी टिप्पणियां करनी शुरू कर दी। अर्जुन, अगली बार हमारे घर में किसी भी फालतू व्यक्ति को मत लाना। अगर नहीं, तो इस घर में दोबारा पैर रखने के बारे में भी मत सोचना, माया जी ने असंतुष्ट होकर कहा। यहाँ तक कि उनकी आंखों के नीचे भी ठंडी विडंबना और तीखे व्यंग्य भरे हुए थे। हालांकि, उसी समय टेलीविजन पर समाचार प्रसारित होने लगे। हमारे ताज़ा समाचार के अनुसार, हमारे शहर के सबसे अमीर व्यक्ति और एपेक्स ग्रुप के चेयरमैन, मिस्टर जॉर्ज थॉमस ने हमारे शहर में सबसे बड़ी पुलिस अकादमी बनाने के लिए 2 करोड़ रुपए का फंड दिया है। उन्होंने हमारे शहर के स्थिर विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। खबर की घोषणा के बाद पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। खासकर तब जब जॉर्ज की तस्वीर और साक्षात्कार का फुटेज टेलीविजन पर दिखाया गया। माया जी की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने टीवी पर सबसे अमीर आदमी को घूरा और अपनी नज़र उस बूढ़े आदमी पर डाली जो उनके सामने बैठा था। उनकी नज़रें उन दोनों के बीच आगे पीछे घूमती रहीं। माया जी डर से कांपने लगी। उन्होंने टेलीविजन की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम सच में जॉर्ज थॉमस हो? जॉर्ज थॉमस, मुंबई का सबसे अमीर आदमी। अरे बाप रे! माया जी भावनात्मक रूप से टूट चुकी थी। उन्होंने ये क्या किया था? उन्होंने गुस्से में ये क्या कहा था? वह बहुत मूर्ख थी। उसके जैसा अमीर आदमी उनके घर में था। और फिर भी वह उस पर कटाक्ष करती रही और उसका मजाक उड़ाती रही। ओह!
ओम मिस्टर थॉमस, कृपया गलतफहमी न पालें। कृपया मेरी बात पर ध्यान न दें। मैं बस एक बदकिस्मत बूढ़ी औरत हूँ। मैं पहले सिर्फ बड़बड़ा रही थी। कृपया मेरी बातों को दिल पर न लें। माया जी बेचैन थी, लेकिन वह उत्साहित भी थी। वह उठी और चाय बनाने और कुछ फल काटने चली गई। वह जॉर्ज को अपने घर का सबसे बढ़िया खाना खिलाना चाहती थी। जॉर्ज बस हल्के से मुस्कुराया। उन्होंने विनम्रता से कहा, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं बस अर्जुन को घर छोड़ रहा हूँ। मैं अभी चलता हूँ। ये कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल भी कुछ नहीं है। आपको हमारे घर में पाकर बहुत सम्मान की बात है, मिस्टर थॉमस। कृपया कुछ लीजिए। ये वो फल हैं जो मैंने आज ही खरीदे हैं। ये सबसे अच्छी चाय भी है। मैं आमतौर पर इसे पीना भी पसंद करती हूँ। माया जी के व्यवहार में 180 डिग्री का परिवर्तन आया। वह उत्सुकता से जॉर्ज पर ध्यान देने लगी। यहाँ तक कि जब उनके हस्बैंड कुछ कहना चाहते थे तो उन्होंने उन्हें बीच में ही टोक दिया। वहाँ बैठो और अपना अखबार पढ़ो, माया जी ने मिस्टर शर्मा को डांटा और फिर मुड़कर जॉर्ज की तरफ ऐसे देखा जैसे वह कोई राष्ट्रीय खजाना हो। उसकी आंखें चमक रही थीं। अनिका खुद को असहाय महसूस कर रही थी। उसकी माँ बहुत शर्मनाक थी। अभी अभी वह उन्हें बाहर निकालना चाहती थी और अब वह उस पर अपनी आंखें गड़ा देना चाहती थी। माँ, मिस्टर थॉमस को हर दिन यहाँ के कई काम निपटाने पड़ते हैं। वह बहुत व्यस्त हैं, अनिका ने कहा। माया जी ने अनिका को घूरते हुए कहा, तुम्हें क्या पता? बकवास बंद करो। फिर वह मुस्कुराई और उठ खड़ी हुई। उसने अर्जुन को घूरते हुए कहा, उठो और वहां जाओ। बेहतर विकल्प के अभाव में अर्जुन केवल उठकर दूसरी तरफ बैठ सका। माया जी जॉर्ज के ठीक बगल में बैठ गई। उनके चेहरे पर चापलूसी भरी हुई थी और उन्होंने कहा, ओम मिस्टर थॉमस, आप हमारे अर्जुन को कैसे जानते हैं? अब वह अर्जुन के बारे में बात करने लगी थी। कितनी बेशर्मी है। अर्जुन एक रीढ़विहीन काय था, लेकिन उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह एक ऐसे अमीर आदमी को जानता था। सूर्य सचमुच पश्चिम से निकला। जॉर्ज ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं संयोगवश अर्जुन से मिला था। पिछली बार उसने मेरी मदद की थी और इस बार मैं उसकी मदद करके उसका एहसान चुका रहा हूँ। ओह, उसने आपकी मदद की? माया जी ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने अर्जुन की तरफ देखा और उसके दिल में निराशा महसूस हुई। उन्होंने सोचा कि शायद अर्जुन कुछ खास है। कौन जानता था कि वह अभी भी एक रीढ़विहीन काया था। दुनिया में हर तरह के उपकार मौजूद हैं और उन्होंने खुद को जेल से बाहर निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया। यदि वह ही एहसान मांग रही होती, तो वह बहुत बड़ी रकम मांगती। अर्जुन असहाय था, उन्होंने कुछ नहीं कहा। इस समय जॉर्ज उठ खड़ा हुआ और सभी से हाथ मिलाया। उन्होंने कहा, मुझे माफ करें, सभी। चूंकि अर्जुन अब ठीक है, इसलिए मैं अब वापस चला जाऊंगा। व्यवधान के लिए माफी चाहता हूँ। माया जी पैसों के पेड़ को कैसे जाने देती। उन्होंने तुरंत जॉर्ज का हाथ पकड़ा और पागलों की तरह बोली, मिस्टर थॉमस, हमारे अर्जुन की मदद करने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया अगली बार हमारे यहाँ डिनर पर आएं। जॉर्ज मुस्कुराए और जाने से पहले माया जी से कुछ बातें की। माया जी ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से विदा किया। जब वह कार में बैठे, तब वह घर की ओर लौटी। इस तरह से लग रहा था कि उन्होंने अपने विचार पूरी तरह से व्यक्त नहीं किए थे। वह एक शानदार कार थी। जब वह घर में घुसी, तो वह उत्साह से चिल्लाई, सुनिए जी, हम अमीर बनने वाले हैं। वह जॉर्ज थॉमस था। वह अमीर है। वह एक बड़ा करोड़पति है। मिस्टर शर्मा ने उनकी ओर ठंडे भाव से देखा और कहा, तुम अभी उसे बाहर निकालने के लिए तैयार थीं। वो परेशान थे। उनके घर में पहले इतना अमीर और ताकतवर आदमी था, पर उन्हें उससे बात करने का मौका ही नहीं मिला। सारी बातचीत में ये बूढ़ी औरत हावी रही थी। माया जी ने उसकी ओर आंखें घुमाईं और खुद पर प्रसन्न महसूस किया। ये पता नहीं था कि वह अभी क्या सोच रही थी। जब उन्होंने देखा कि अर्जुन अभी भी कमरे में था, तो उन्होंने उसके प्रति अपने सामान्य भयानक स्वभाव को बदल दिया और एक बड़ी मुस्कान के साथ उसके सामने चली गई। अर्जुन, अतीत में तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करने के लिए मुझे दोष मत दो। अगर तुमने मुझे पहले बताया होता कि तुम जॉर्ज थॉमस को जानते हो, तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करती जैसे तुम मेरे अपने बेटे हो। माया जी की बेशर्मी सचमुच अगले स्तर की थी। जब अर्जुन के पास न तो पैसा था और न ही शक्ति, तो उन्होंने उसे अपमानित किया और उसे बहुत नीची नज़र से देखा।
अब जब वह जॉर्ज को जानता था, वह उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहती थी जैसे वह उसका अपना बेटा हो। अनिका को लगा कि माया जी अपनी सीमा लंघ रही है। उसकी अपनी माँ भी बहुत भेदभावपूर्ण थी। ठीक है, अर्जुन, अब से जॉर्ज की और भी ज्यादा चापलूसी करो। इससे सिर्फ फायदे ही होंगे, कोई नुकसान नहीं होगा, माया जी ने कहा। तुमने उसकी क्या मदद की? माया जी को सबसे ज्यादा इसी बात की चिंता थी। वह सोच रही थी कि क्या वह इससे कुछ पैसे कमा पाएगी। अर्जुन ने मौके पर ही झूठ गढ़ लिया। जब मिस्टर थॉमस को सड़क पर दिल का दौरा पड़ा तो मैं वहीं था। मैंने ही उन्हें अस्पताल पहुंचाया था। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। उन्होंने तुम्हें कोई पैसा नहीं दिया? जब माया जी ने ये कहा, तो उसकी आंखें अर्जुन पर टिकी थीं। पिछली बार उसने उसे 1 लाख रुपए दिए थे। और इससे बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। क्या जॉर्ज ही वह व्यक्ति था जिसने उसे वह पैसा दिया था? तो यह 1 लाख से अधिक होना चाहिए। यह आदमी बाकी पैसे जरूर छुपा रहा होगा। उसे यह उससे लेना ही था। माँ, तुम क्या सोच रही हो? क्या तुम नहीं जानती कि अर्जुन कैसा इंसान है? वह किसी से पैसे कैसे मांग सकता है? अनिका ने अपना चेहरा ठंडा करते हुए कहा। उसकी माँ क्या कर रही थी? क्या उसे अर्जुन पर शक था? तुम्हें क्या पता? चुप रहो, माया जी ने एक बार फिर अर्जुन की ओर देखने से पहले अनिका पर चिल्लाते हुए कहा। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम मुझे भी अपनी माँ कह रहे हो। मेरी बेटी तुमसे विवाहित है और उसने 3 साल तक कष्ट झेले हैं। तुमने मुझे और अपने पिता को कई बार शर्मिंदा किया है। तुम हमसे यह बात नहीं छिपा सकते। उन्होंने तुम्हें कितना दिया? उसे यकीन था कि अर्जुन को जॉर्ज थॉमस से कुछ पैसे मिले होंगे। अर्जुन ने अनिका की ओर देखा और हल्की सी आह भरी। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। यदि माया जी ने उसे निशाना बनाया था, तो उसे उसकी बात माननी ही थी। 10 लाख, अभी भी 9 लाख रुपए बचे हैं। यह अहाना की बीमारी के इलाज के लिए है। अर्जुन सिर्फ इतना ही कह सका। उसने पहले ही अनिका को बता दिया था कि उसके पास 10 लाख रुपए वाला कार्ड है। 10 लाख रुपए। जब उन्होंने ये सुना, तो माया जी ऊर्जा से भर गई। उन्होंने अर्जुन को घूरा और एक सांस की शक्ति को बाहर निकाला। उसने अपना हाथ बढ़ाया और ठंडे स्वर में कहा, मुझे कार्ड दे दो। मैं इसे तुम्हारे लिए रख लूंगी।